प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई अपने प्लान के अनुसार अच्छे तरीके से कर रहे हों। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पढ़ाई इस प्रकार करना कि एग्ज़ाम में तो काम आई आए, आपके भविष्य में भी आपके ये काम आए। तो आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, ये छठा क्वेश्चन है। भारत को किन आधारों पर एक 21वीं सदी की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति माना जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सत्ता के नए केंद्र में भारत, रूस, चीन, इजराइल और 4 जो संगठन थे, उनमें से एक के ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब भारत के बारे में आपको पता ही है कि ये बहुत ही उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। पूरे विश्व का ध्यान है भारत की तरफ वर्तमान में। और अभी अभी जो वर्तमान में न्यूज़ आई थी 10-15 दिन पहले, आपने भी पढ़ी होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का लक्ष्य जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था का है, जो भारत को एक मजबूत देश बनाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में भारत सबसे बड़ा निर्यात करता देश। वैसे विश्व में सभी वस्तुओं को अगर शामिल कर लिया जाए तो भारत का 19वां स्थान है और 10वां सबसे बड़ा आयातकर्ता जो है भारत। ये वर्ष 2018 की रिपोर्ट। इसके अलावा सेना के आधार पर अगर हम देखें, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बहुत ही मजबूत हमारी सेना हो चुकी है और इसके अलावा हमारी सेना के पास अब आधुनिक हथियार भी हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, भारत एक परमाणु ऊर्जा संपन्न देश भी है। भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है। पहले हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे, लेकिन अब जो है परमाणु ऊर्जा में भी हम एक तरीके से संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत का दूरसंचार उद्योग में मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में विश्व में दूसरा स्थान। आपको पता है कि भारत की जनसंख्या काफ़ी, और इन चीज़ों का प्रयोग भारत जो है इसका चलन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह अब गाँव में भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जो है भारत की बड़ी संख्या को देखते हुए तो बहुत ही बड़ा उपयोगकर्ता देश है भारत। छठा पॉइंट, 21वीं सदी में भारत ने जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का नेतृत्व किया है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत में का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो आजकल आप भी न्यूज़ देखते होंगे कि भारत का की जो बातचीत है वो विश्व के लगभग हर एक देश में भारत की तरफ सोचा जा रहा है। अभी भारत कितनी तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। यानी भारत जो है अपनी भूमिका जो वैश्विक स्तर की जितनी भी समस्याएँ हैं तो वहाँ पे अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहा है। 7वां पॉइंट है, भारत की जो मेन शक्ति है, जो कि शक्तिशाली बनाती है, वो है हमारी युवा आबादी। यानी आप तो बहुत ज़्यादा युवा आबादी है और संसाधनों की प्रचुरता भी भारत को एक शक्ति का केंद्र बनाने में सहायक है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी प्रचुर मात्रा में भारत के अंदर मिलते हैं। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ श्रम और कौशल के अपार भंडार, यानी हमारे युवा जो हैं बहुत ही एजुकेशन के साथ साथ काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। तो इसलिए जो है ये सभी चीज़ें भारत को एक मजबूत देश बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्रिक्स के ऊपर है। अब ब्रिक्स का एक तो शब्द विस्तार लिखना है, ये 5 देशों का नाम है और इस गठन के पीछे क्या उद्देश्य थे ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसका गठन जो है 5 देशों ने पारस्परिक व्यापार, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए किया था। अब 2006 में, यानी शुरुआत में 4 देशों ने इसका गठन किया था। तो ब्रिक्स का नाम पहले ब्रिक था, BRIC। अब B से ब्राज़ील, R से रूस या रसिया, I से इंडिया और C से चाइना, यानी 4 देश थे। बाद में जो है 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस संगठन में शामिल कर दिया गया था। अब ब्रिक का नाम ब्रिक्स 2010 से बन गया था। ब्रिक्स अर्थात वही 5 देशों का नाम हो गया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसको अच्छी तरह आपको याद करना। अब इसके उद्देश्य क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है पिछड़े विकासशील देशों के लिए एक पुल की तरह कार्य करना। तो ये फूल लिखा हुआ है, ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक पुल की तरह कार्य करता है, यानी उनके विकास की बातचीत करना, उनको विकास किस तरह होगा उनको सलाह देना। तो ये कार्य जो है ब्रिक्स करता है। दूसरा, सदस्य देशों के मध्य सहयोग, आर्थिक विकास और लाभ के लिए कार्य करना। तो जो भी इसके 5 सदस्य हैं उनके बीच में आपसी सहयोग से चलें, व्यापार को बढ़ाएं, कैसे आर्थिक विकास हो और कैसे सबका लाभ हो, इस तरह की योजनाएं बनाने का कार्य ब्रिक्स करता है।
तीसरा, वैश्विक शांति स्थापित करना, राजनीतिक सहयोग बातचीत के द्वारा बढ़ा। तो यह भी इसका मेन उद्देश्य है कि ये सिर्फ सदस्य देशों के लिए नहीं, बाकी जो विश्व बच गया उसकी शांति के लिए भी ये कार्य करते हैं, इस तरह स्थापित हों और कैसे राजनीतिक सहयोग या बातचीत के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आसियान संगठन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। आसियान शैली क्या है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से। अब ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अगर ये 6 नंबर में आता है तो इस तरह दोनों आ सकते हैं, अगर अलग अलग आए तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर में सिर्फ आसियान शैली को भी पूछा जा सकता है अभी क्या चीज़, या इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सिर्फ उनके नाम या उनके बारे में भी वो पूछ सकते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये आपको पता है भाई, आसियान की स्थापना जो है 1967 में यानी 1967 में हुई थी। 5 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, बाद में 5 देश और मिल गए, यानी कुल मिला के इसमें 10 देश। तो जैसे इन संगठनों का उद्देश्य होता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी सदस्य देश होते हैं वो अपने विकास के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, शांति के लिए ही ये संगठन बनाते हैं। तो ऐसे ही स्थापना इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए आसियान ने की थी। तो आसियान शैली क्या थी, तो जिस तरीके से वो साथ में बातचीत के द्वारा शांति कायम करते हुए, समस्याओं का शांतिपूर्वक हल निकालते हुए, विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग करते हुए जिस तरह आगे बढ़ने की जो नियम कानून उन्होंने बनाए, तरीका सोचा या शैली सोची, उसी को आसियान शैली का नाम दिया गया। 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से उनको देख लेते हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय 2003 में लागू हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना था। अब सुरक्षा समुदाय है तो जो विवाद हैं उन्हीं को निपटाने का इनका काम शांतिपूर्ण तरीके यानी बातचीत के माध्यम से। तो ये वर्ष जो है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कई बच्चे जो है सुरक्षा समुदाय या अन्य जो समुदाय हैं उनका गठन का जो वर्ष है वो भी 67 ही ले जाते हैं। तो 2003 में ये स्तंभ या अलग अलग ये समुदाय बनाए। दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक जो शब्द है ये जुड़ा होता है आपसी व्यापार से, किस तरीके से विकास करें व्यापार के जरिए। तो आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था वह अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें और दूसरे देशों के बीच साझा बाजार व सहयोग करें, यानी सभी देश मिलकर जो है ना विकास करें और आर्थिक स्थिति या व्यापार जो है बढ़ाएं, दूसरे देशों के साथ भी जो बाजार है उसको साझा करें और सहयोग के द्वारा एक दूसरे का ध्यान रखें। तीसरा जो आसियान का समुदाय है वो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और सुरक्षा के साथ साथ संस्कृति भी आगे बढ़े, यानी आर्थिक और सुरक्षा के साथ साथ जो संस्कृति होती है अपने देश की अलग अलग सभी की वो भी आगे बढ़े। इससे आसियान अपने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक व सामाजिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने लग गया। तो ये 3 इसके मुख्य स्तंभ थे और इन तीनों के अलग अलग उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो सार्क ने जो समझौता किया था साफ्टा, उसके ऊपर है। साफ्टा का शब्द विस्तार लिखिए और इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए किसने, दक्षिण एशियाई जो देश थे, सार्क के देश 8 देश जिसके अंदर शामिल थे भारत समेत, तो उन्होंने ये समझौता किया था साफ्टा। इसका शब्द विस्तार है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र, ये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो जो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था थी। यह समझौता 2006 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, सार्क जो है 1985 में बना था, लेकिन ये समझौता जो है वो 2006 में हुआ था साफ्टा का। इस पर हस्ताक्षर जो किए थे वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने किए थे, यानी सभी सार्क देश इसके अंदर शामिल थे। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि जितने भी ये इसके सदस्य देश हैं सार्क के, ये आपस में मिलकर व्यापार करें और मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए, यानी जो कर वगैरह लगाते हैं वो न्यूनतम स्तर पे उसको ले जाएं और अन्य जो बाधाएं होती हैं व्यापार करने में उनको भी न्यूनतम स्तर पे या बिल्कुल ही ख़त्म करें, ताकि सभी देश जो है एक दूसरे के साथ व्यापार करके आगे बढ़े। तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। साफ्टा का मुख्य उद्देश्य सार्क देशों में व्यापार की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास के लिए उनका समान लाभ सुनिश्चित हो, यानी इस तरीके से व्यापार करना है कि सभी देशों को समान लाभ और प्रतिस्पर्धा भी बढ़े। दूसरा, शुल्कों के उन्मूलन के माध्यम से दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना, दूसरा उद्देश्य।
अब शुल्क वगैरह होते हैं, जैसे एक देश से सामान हम दूसरे देश में जब बेचते हैं तो उनमें टैक्स लगता है, तो उन्हीं को शुल्क किया कहा गया। जैसे यहाँ कोई 100 रुपये की चीज़ है तो पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, तो भारत में वो 100 रुपये की अगर मिल रही तो वहाँ पे वो ज़्यादा की मिलेगी, तो वो महंगी होने के कारण उसकी बिक्री कम होगी, यानी व्यापार में कमी आएगी। तो अगर कम कर दिया जाए, यानी वो शुल्क हटा दिया जाए, तो व्यापार में वृद्धि होगी। वहाँ की जनता या भारत की जनता एक दूसरे देशों की वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा उपयोग में लाएंगी या खरीदेंगी। तो यही कारण होता है कि जो शुल्कों का उन्मूलन किया जाता है, यानी उनको हटाया जाता है, ताकि व्यापार जो है ज़्यादा हो सके और सभी देशों को बराबर इसका लाभ पहुँच सके। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। इस कथन की पुष्टि में कोई दो उदाहरण दीजिए और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाएं। तो इसमें जो है एक तो उपाय भी बताने हैं और क्यों है ऐसा दक्षिण एशिया के देशों में, यानी सार्क के देशों में, कि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ये सारे इसके अंदर हमें कारण भी बताना है। जैसे आपको पता है भाई, सार्क जो है, जो संगठन है, तो इतना प्रभावशाली नहीं बन पाया, इतना कामयाब संगठन नहीं बन पाया जैसे आसियान बन पाया था। तो आसियान के देश एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे पे विश्वास करके, एक दूसरे का सहयोग करके वे काफ़ी जो है विकसित होते जा रहे हैं, यानी सार्क देशों से काफ़ी आगे निकल के। तो कोई ना कोई समस्या तो होगी। अब हम इसमें देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। अब क्या विवाद होते हैं देशों के बीच में, जैसे सीमा विवाद है, भारत पाकिस्तान को ले लो, भारत बांग्लादेश को ले लो। अभी वर्तमान सरकार ने भारत बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सीमा विवाद को काफ़ी हद तक सुलझा भी दिया है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो है ना सीमा विवाद नहीं सुलझा पा रहे। इसके अलावा जो नदियाँ होती हैं कॉमन, यानी एक देश से निकल के दूसरे देश में जाती हैं, तो उस पर जल विवाद भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे नेपाल भारत के बीच में है, बांग्लादेश भारत के बीच में है और पाकिस्तान भारत के बीच में भी, तो ये विवाद जो है ना चलते ही रहते हैं। और आजकल जो है अविश्वास का सबसे बड़ा कारण जो है वो है आतंकवाद। जैसे इसमें पाकिस्तान की जो है ना भूमिका काफ़ी हद तक मानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान को भी आतंकवाद कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ की सरकार जो है मजबूर है। बहुत सारी समस्याएं हैं उनके अंदरूनी, उनसे ऊपर सरकार जो है ना कार्य नहीं कर पाती और आतंकवाद पे वो रोक लगाने में कामयाब नहीं होती। तो भारत इसका शिकार है ही, ये आपको पता ही है। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान में बातचीत कभी अच्छी तरीके से हो नहीं पाती, शांति कायम नहीं हो पाती। आतंकवाद जो है बहुत बड़ा रोड है। तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था तथा सैन्य शक्ति होने के कारण बाकी जो एशिया के छोटे छोटे देश हैं तो उनको भी डर लगा रहता है, कहीं भारत जो है उनकी ज़मीन ना कब्जा ले या उन पे जो है ना आर्थिक तौर पे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली ना हो जाए, भारत उनका उपयोग ना करने लगे। तो इस तरह की संख्याएं जो है इस क्षेत्र के देशों में रहती। और चौथे पॉइंट की तरफ देखते हैं। इस क्षेत्र के में लगातार बाहरी शक्तियों का, बाहरी शक्ति कौन है, जो विकसित देश जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये प्रमुख देश हैं जिनका लगातार जो है इन देशों में हस्तक्षेप रहता है। जैसे पहले जो है पाकिस्तान का साथ अमेरिका देता था, अब चाइना उसका साथ देता है। उसकी हर एक बात को जो है ना पीछे खड़ा रहता है चाइना है। उसको एक आतंकवादी देश घोषित न हो, इसमें भी चाइना का हाथ। तो इनके लगातार जो है ये अपने फ़ायदे के लिए जो है लगातार जो है भारत पाकिस्तान या इन जो सार्क के देश इनमें बीच में हस्तक्षेप इनका चलता रहता है। इस कारण भी इन देशों में विश्वास की कमी। अब किस तरीके से मजबूत बन सकता है, तो जो कारण थे इनके मजबूत न होने के, उन्हीं का अगर हम उपाय कर दें, उन कारणों को दूर कर दें, तो दक्षिण एशिया का चित्र काफ़ी मजबूत बन सकता है। और उसका तरीका ये है कि बातचीत के द्वारा विश्वास भी बढ़ाया जाए, आपसी मतभेदों को भी दूर किया जा सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है। आतंकवाद, अब आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनको भी आतंकवाद नुकसान करता है, ये चीज़ उनको पता है। फिर भी जो है वो जो है आतंकवाद से, यानी उसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो इस पर भी बातचीत के द्वारा सभी देश मिल के आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो है ना एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं भाई, आपसी व्यापार। तो सभी को जो है आपसी व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो इससे भी जब विकसित होने लगेंगे तो जनता का ध्यान जो है आतंकवाद की तरफ से हटेगा, जो अविश्वास है वो भी ख़त्म होगा, और सांस्कृतिक और तकनीकी जो संबंधों को भी मजबूत करना चाहिए। चौथा, दक्षिण एशिया क्षेत्र को विकसित तथा मजबूत करने के लिए सार्क की शांति और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। बहुत ही आसान पॉइंट है। अगर ये जो लैंग्वेज है आपको थोड़ी मुश्किल लगती हो तो पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझ के ऐसे पॉइंटों में अपनी लैंग्वेज में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं काटे जाते। 11वें क्वेश्चन की तरफ, ये श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका की जातीय संघर्ष की व्याख्या कीजिए। इस संघर्ष का समाधान निकालने में भारत ने
क्या अपना योगदान दिया, यानी श्रीलंका की मदद किस प्रकार की गई। अभी आपको पता ही है कि भाई श्रीलंका जो है भारत के लगभग साथ साथ ही, उसको भी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। तो 48, भारत को 47 में मिली थी, श्रीलंका को 48 में जो आज़ादी मिली थी। और तभी से श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। पाकिस्तान की तरह नहीं, कभी सेना का शासन हो जाता है, कभी लोकतंत्र, वहाँ लगातार लोकतंत्र जो कायम है भारत की तरह। लेकिन श्रीलंका को लगातार कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है? तो वहाँ पे सबसे बड़ा कारण है जातीय संघर्ष। हालांकि अब कम है, वर्तमान में इतना संघर्ष वहाँ है नहीं, लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो ये जातीय संघर्ष कैसे हुआ? तो वहाँ पे जो बहुसंख्यक या जो मूल जो जाति है, मूल नागरिक है, उनकी जाति है सिंगली, और अल्पसंख्यक हैं तमिल वहाँ पे। अब तमिल वहाँ पे कहाँ से आए? तो ये भारत से गए थे जब ब्रिटेन के अधीन, यानी 48 से पहले श्रीलंका में विकास करने के लिए या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी है, तो भारत से ब्रिटेन जो है तमिल नागरिकों को ले गया था। तो वे नागरिक धीरे धीरे वहीं बस गए, वहीं उन्होंने अपने परिवार बना लिए, यहाँ से ले गए, तो वहीं पे वो श्रीलंका के ही अपने आप को नागरिक समझने लगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि बहुसंख्यक जो सिंगली थे और श्रीलंका सरकार वो तमिलों के प्रति जो है ना भेदभाव और उपेक्षा की नीति अपनाती थी, जिससे जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया गया। जबकि तमिल कहते थे भाई जो अधिकार जो है सिंगलियों को मिले हुए हैं, वही अधिकार हमें भी श्रीलंका के संविधान में श्रीलंका के सरकार के द्वारा मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो संघर्ष जो है वहाँ बढ़ने लगे। तो तमिल जो लोग थे उन्होंने अपना एक अलगाववादी एक गुट बना लिया, जिसको एलटीटी या लिट्टी के नाम से जाना गया। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टी को परास्त कर दिया। यानी 2009 में उनका एक लीडर था प्रभाकरन, वो मारा गया, और उसके बाद लिट्टी ने जो ना हार मान ली, यानी तमिल नागरिकों ने हार मान ली, और काफ़ी जान माल का नुकसान भी उनका हुआ। अब भारत जो है ना प्रयास करता रहा, क्योंकि पड़ोसी देश में अगर इस तरह के संघर्ष चलते रहे तो कहीं ना कहीं भारत पे भी असर उसका होना था, और तमिल जो नागरिक थे वो भारत से ही गए हुए थे। तो भारत सरकार ने क्या क्या योगदान दिया उसको और एक बार नज़र मार लेते हैं। भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दे पर बातचीत की और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अपनी एक शांति सेना वहाँ पे भेजी, और ये हुआ था 1984 के बाद, जब राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय सेना को लिट्टे के साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि बातचीत के द्वारा लिट्टे और जो श्रीलंका की सेना थी उसमें या श्रीलंका सरकार में कोई समझौता हो नहीं पाया। 1989 में भारत ने जो है शांति सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया। एक पॉइंट और आपको इसमें पता होना चाहिए, आपको पता है कि भारतीय सेना ने लिट्टे के विरुद्ध जो है ना लड़ाई की, और काफ़ी तमिल जो नागरिक थे उनको या लिट्टे के सदस्य थे उनको मौत के घाट उतार दिए। तो इसके लिए जो है ना हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, उनको जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्वीकरण चैप्टर, यानी जो पहली बुक का था तीसरा चैप्टर जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा, कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं, और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। अब वैश्वीकरण क्या है? अब वैश्वीकरण है विश्व के विभिन्न देशों का आपसी जुड़ाव, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे एक देश से व्यक्ति दूसरे देश में जाए अपना व्यवसाय करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या पूंजी का आवागमन हो, वस्तुओं का आवागमन हो, टेक्नोलॉजी का आवागमन हो, एक देश से इधर से जाएं, जैसे गेहूँ ले जाते हैं या टेक्नोलॉजी मशीनरी लेके जा रहे हैं इधर से उधर, तो इसी को जो है वैश्वीकरण का नाम दिया गया। तो वैश्वीकरण जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो देश हैं आपस में जुड़ते जाते हैं। तो इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका अर्थ है विश्व के एक हिस्से से विचारों, पूंजी, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रवाह दूसरे हिस्से तक पहुँचना है। इस प्रक्रिया में विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आते हैं और उनमें जुड़ाव बढ़ता है। प्रभाव क्या क्या है? तो इनकी 3 कैटेगरी बना दी गई। सबसे पहले है राजनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत यानी जो सरकार के जो नियम कानून होते हैं, सरकार जो बनाती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार की भूमिका में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कार्य करने की क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम राजनीतिक प्रभाव कहते हैं। इसके कारण, ये गलत प्रिंट हो रखा है, इसके कारण सरकारों की इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता में कमी आई, क्योंकि सरकारों को व्यापार बढ़ाने के लिए या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में उनको वेलकम करने के लिए इस तरह के कानून वगैरह बनाने पड़ते हैं, ताकि वे उन देशों में आए और अपनी फैक्ट्री वगैरह या व्यापार बढ़ाए। तो इसके लिए क्या होता है, जो जनता के भलाई के कार्य होते हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार जो है उनमें कमी आती है करने के लिए, और कंपनियों को लुभाने के लिए ही ज़्यादा कार्य करती है। राज्यों की लोक कल्याणकारी भूमिका में भी कमी आती है।
सूचना और प्रौद्योगिकी में आई क्रांति वह राज्यों की ओर भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाया गया। यानी जो सूचना और टेक्नोलॉजी में जो तेज़ी आई, उसके कारण भी राज्यों को बहुत अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाया गया है। आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। आयात तथा निर्यात पर प्रतिबंध कम होने के कारण विश्व में व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के चलते सभी सीमाओं की बाधा खत्म हो चुकी है। वस्तुओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है। नागरिकों को कम मूल्य में देश विदेश की अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हुई। तो ये आर्थिक प्रभाव हैं सारे के सारे, यानी व्यापार का बढ़ना। और बहुत सारी विदेश की, जैसे कोई अमेरिका में चीज़ें बन रही है वो हमारे देश में भी उपलब्ध हैं, हमारे देश की चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। और इसके कारण जब कंपनियाँ बाहर की आती हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है, कम मूल्य में वस्तुएं मिलती हैं, उनकी गुणवत्ता है वो उसमें वृद्धि होती है। तो कुल मिला के जो उपभोक्ता होते हैं उनको इसका फ़ायदा होता है। ये है आर्थिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक प्रभाव तो आप भी जो है ना महसूस कर रहे होंगे। जैसे पिज़्ज़ा है, अभी फ़ोन करो तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी घर पे ही हो जाती है। पिज़्ज़ा कहाँ का है? तो ये पिज़्ज़ा जो है ये तो आपको पता है भाई पश्चिमी देशों से का खान पान है। हर एक चीज़ में बदलाव आ रहा है। हमारा जो रहन सहन है उसमें बदलाव आ रहा है, पहनावा है उसमें बदलाव आ रहा है कि हम जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। उनके खाने पीने को, उनके त्योहारों को हम मनाते हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी ऐसे ही कि हमारे खाने पीने को या पहनावे को भी वहाँ भी अपनाया जा रहा है। जैसे जीन्स के साथ खादी का जो कुर्ता है वो काफ़ी चलता है, वहाँ भी उनका यूज़ करते हैं। और यहाँ भी हम कॉलेजों में बच्चों को आपने देखा होगा या आसपास भी आप देख सकते हो। ये सारे सांस्कृतिक प्रभाव। तो क्वेश्चन और हैं आज के वीडियो में, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हो रही, आपने देखा होगा भी पहले बटन का एक फ़ोन आता था और ऐसे ही सिग्नल होते थे, ज़्यादा अच्छे सिग्नल होते नहीं होते थे, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, तो उसमें उन्नति हुई है। तो हमें बताना भी वैश्वीकरण को किस प्रकार टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है, किस प्रकार जो है ना प्रभावित किया। पहला पॉइंट देख लेते हैं। पिछले 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में हुए विकास के कारण वैश्वीकरण में बहुत तेजी आई है। परिवहन यानी कोई भी वस्तु हम ले जाते हैं, जैसे पहले देखा होगा भी ट्रेन का हम प्रयोग करते थे या घोड़ों का प्रयोग करते थे। उससे पहले अगर जाओ तो जो है घोड़े वगैरह इन्हीं का प्रयोग हम करते थे भी एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाने लाने के लिए। अब हम हवाई जहाज़ का भी जो है ना प्रयोग करते हैं। जो काम महीनों में होते थे वो कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। तो इससे वैश्वीकरण में काफ़ी तेज़ी आई है, यानी व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो शिप है उनका भी प्रयोग करते हैं, काफ़ी सामान उनके अंदर आ जाता है। दूसरा, इसने लंबी दूरी तक बच्चों की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। तो ये गलत है, यहाँ पे वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। तो यहाँ आएगा वस्तुएं। तो आपने देखा होगा भाई परिवहन जो प्रौद्योगिकी है इसमें जो टेक्नोलॉजी आई है या विकास हुआ है उसके कारण बहुत लंबी दूरी के जो ना वस्तुओं की जो आपूर्ति है, जैसे यहाँ से कोई वस्तु अमेरिका पहुँचानी है, अमेरिका से यहाँ लानी है, तो पहले तो महीनों और सालों लग जाया करते। तो अब तो क्या है भाई एक हवाई जहाज़ में एक ही दिन में वस्तुएं यहाँ पे पहुँच जाती। तो इससे लागत भी कमाई, समय भी बचा, लागत भी कमाई। उसके बाद आ जाओ भाई दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से। तो पहले क्या होता था, हम जो चिट्ठियाँ वगैरह हम लेटर भेजते थे वो महीनों में पहुँचते थे। जैसे यहाँ भी अमेरिका कोई भेजना है या जर्मनी भेजना है, यूरोप के कंट्रियों में भेजना है, तो काफ़ी दिनों में वहाँ पे लेटर वो पहुँचते थे और उसका कोई श्योरिटी भी नहीं होती थी कि वो पहुँच जाए या नहीं पहुँचे। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई हम मोबाइल के माध्यम से जो है ना कॉल तो कर ही सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो कितना समय बचता है उसके अंदर और उसमें जो खर्चा है वो भी नए के बराबर आता है। चौथे पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। दूर संचार सेवाओं द्वारा विश्व के दूर दराज देशों में, यानी दूर जो देश हैं में संपर्क तेज़ी से और कम लागत पर संभव हो पाया। तो वही पॉइंट है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम तेज़ी से ईमेल और वॉइस कॉल के जरिए एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो इन सभी वर्डों से आप परिचित हो। ईमेल क्या होता है, वॉइस कॉल क्या होता है, इसके द्वारा हम तेज़ी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। आपके भी कोई रिश्तेदार या परिवार में से कोई गया हो तो सुबह शाम हम वहाँ पे आसानी के साथ उनसे बातचीत कर सकते हैं। आज से पीछे 20-30 साल पीछे अगर जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली भी होता था और सिग्नल भी नहीं मिल पाते थे। यानी आप तो बिल्कुल नए के बराबर खर्चा आता। पहले हज़ारों में ही 1 मिनट में या 2 मिनट अगर आपने बातचीत की तो हज़ारों रुपये खर्चा आ जाया करता। तो ये टेक्नोलॉजी में जो सुधार हुआ है या विकास हुआ उसके कारण ये संभव हो पाया। तो आखिरी क्वेश्चन आया आज का, भारत में अब वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, और वो भी नकारात्मक, यानी क्या नुकसान हुआ है वैश्वीकरण के कारण भारत के लोगों को, ये हमने बताना। पहला, वामपंथी दलों के अनुसार मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवादी का एक ऐसा रूप है जो धनी और संपन्न लोगों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करते हुए गरीब लोगों को और अधिक गरीब बनाता जा रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, वामपंथी दल जो है ना हमेशा वैश्वीकरण का विरोध करते हैं इनके अनुसार।
भाई वैश्वीकरण के कारण क्या होता जा रहा है कि अमीर जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब आदमी हैं उनको वैश्वीकरण का फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा सोचना वामपंथी दलों का है। वो कहते हैं भाई अमीर और गरीब होता जा रहा है। दूसरा, संप्रभुता में कमी के कारण राज्य कमज़ोर होता जा रहा है। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति जो होती है। वो कहते हैं भाई जो भी राज्य या सरकार निर्णय ले रही है, पहले जब वैश्वीकरण का इतना प्रभाव या प्रसार नहीं था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के पक्ष में ही निर्णय लेते थे राज्य। लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना होता है, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो लोक जन कल्याणकारी एक तरीकियाँ होती थी उनमें कमी आई है और उनका स्थान जो है बाजारों ने ले लिया। तो एक नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा, इसके अंतर्गत निर्भरता अधिक बढ़ी है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। चौथा, सांस्कृतिक क्षेत्रों में वैश्वीकरण ने सदियों पुरानी संस्कृति को नुकसान पहुंचाकर उनकी परंपरा और राजनीतिक संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया। ये चौथा पॉइंट है। यानी कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं भाई वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो 2-3 प्रकार से होता है। नंबर 1, जैसे हम दूसरे की संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, उनको त्यौहारों को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उन्हीं को खाना पीना है, जैसे भाई पिज़्ज़ा मैगी इनकी तरफ ज़्यादा हम भाग रहे हैं। अपना जो खाना होता था शाकाहारी खाना या वैसा खाना उसको भूलते जा रहे हैं। ऐसे त्योहारों में वैलेंटाइन डे वगैरह को, क्रिसमस डे पे इनको मनाते जा रहे हैं, लेकिन जो है अपने त्योहारों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके आगे वो टिक नहीं पाते उनके कंपटीशन में, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे। तो ये नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के होते ही। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी बाकी जो 10-15 क्वेश्चन बच गए, जब तक आपका पेपर आएगा तो जब तक आपको वीडियो भी वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बड़ी लगन के साथ और बिल्कुल सहज होके मस्त होके पढ़ाई करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सको इन एग्ज़ाम में, और बाद में कहीं ये पछताना ना पड़े कि काश आधा नंबर या 1 नंबर मेरा और आ जाता 12th क्लास में, तो मेरा इस जगह एडमिशन हो जाता या ये जॉब मुझे मिल जाती। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।